पाकिस्तान में इस्लामिक बैंक आज एक प्रॉपर इंडस्ट्री बन चुका है, लेकिन 1990s में ये सवाल का जवाब ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। क्या बगैर इंटरेस्ट के एक कमर्शियल बैंक बन सकता है? इस क्वेश्चन के आंसर में 1997 में पाकिस्तान में अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट बैंक बना। ये शुरू से HBL या UBL जैसा कोई बड़ा कमर्शियल बैंक नहीं था कि जो गवर्नमेंट ओन था, बाद में उसे प्राइवेटाइज किया और किसी ग्रुप ने बाय कर लिया, बल्कि इसका ना कोई ब्रांच नेटवर्क मौजूद था, ना कोई ऑपरेशन से। ये तो एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक बना था। इस इन्वेस्टमेंट बैंक का काम पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डेवलप करना और जो शरिया बेस है वो फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना था। अब यहाँ पे चैलेंज ये था कि इन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाना था कि जहाँ पे लोग सिर्फ पैसे ना डिपॉजिट करवा सकें, बल्कि वो करंट अकाउंट भी खुलवा सकें, सेविंग अकाउंट भी ओपन करवा सकें, घर के लिए फाइनेंसिंग भी ले सकें, ऑटो फाइनेंसिंग भी ले सकें, और जबकि अपने बिजनेस के लिए भी फाइनेंसिंग ले सकें। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि इसको कैसे शरिया प्रिंसिपल्स के ऊपर फॉलो करवाया जाए। और इसकी बैक पे ये था कोई स्ट्रॉन्ग ग्रुप भी नहीं था, जैसे निशात वालों ने MCB को ले लिया और सरोबी परवेज ने UBL को ले लिया। इसके पीछे तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, जिसके अंदर हमारे पास नूर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी, पाकिस्तान कुवैत कंपनी, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक वगैरह शामिल थे। इसीलिए जो मिजान की मेजर शेयर होल्डिंग है वो इन्हीं के पास है। 2002 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऑफिशियली इन्हें एक कमर्शियल बैंक का लाइसेंस दिया, जहां से ये मिजान बैंक कायम हुआ। अस्सलाम वालेकुम यंग्स कैपिटल फैमिली। लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, ये पूछते हैं कि क्या मिजान बैंक अब ओवर वैल्यूड हो चुका है, क्या मिजान बैंक की जगह UBL ले लेगा, और क्या फैसल बैंक मिजान बैंक बन जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा, जहाँ पे हम पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर को भी बिल्कुल सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझ रहे होंगे और मिजान बैंक की रेशोज दूसरे बैंक के साथ कंपेयर कर रहे होंगे। तो ग्लोबल जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो 3 तरह से काम करता है। इसमें जो सबसे पहले आता है वो आता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। ये इसमें हमारे कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक्स वगैरह आते हैं, और साथ ही साथ माइक्रो फाइनेंस बैंक जो लोगों से पैसे लेते हैं और फिर फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट या दूसरी चीज़ों में लगाते हैं। तो सेकंड पे आता है अदर इंटरमीडिएट्स। ये आमतौर पर बैंक्स नहीं होते, ये ना डायरेक्टली कस्टमर से डिपॉजिट लेते हैं, बल्कि ये कस्टमर के पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जिसके अंदर हमारी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, पेंशन फंड्स होते हैं और इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं। थर्ड पे आता है मार्केट मेकर्स। इसके अंदर जो आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उसके अंदर ये बाइंग, सेलिंग और ट्रेडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर आपकी स्टॉक मार्केट्स आ जाती हैं और ब्रोकरेज हाउस वगैरह आ जाते हैं। तो हमारा जो आज की वीडियो में मेन फोकस रहेगा वो बैंकिंग सेक्टर पर रहेगा। तो बैंक्स क्यों हैं, वो 3 तरह से पैसा कमाते हैं। नंबर 1 इज फाइनेंसिंग, नंबर 2 इज इन्वेस्टमेंट एंड नंबर 3 इज प्लेसमेंट। फाइनेंसिंग वो है जो लोगों को दी जाती हैं, जिसके अंदर हमारे पास होम फाइनेंसिंग, कार फाइनेंसिंग वगैरह आ जाती हैं। इन्वेस्टमेंट्स के अंदर ये गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, स्कूक वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से प्रॉफिट अर्न करते हैं। और थर्ड पे प्लेसमेंट में ये है दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में पैसे रखवा के वहां से प्रॉफिट अर्न करते हैं। यहाँ मैं आपको फैक्ट बताता चलूँ तो ग्लोबल जो बैंकिंग एसेट है इसके अंदर जो सबसे मेजर प्लेयर है वो चाइना है और उसके बाद USA है। चाइना के पास दुनिया का 1/3 बैंकिंग एसेट मौजूद है, जो कि 34% इनका मार्केट शेयर है, जबकि USA का 16% है। तो जो हमारा पहला कंसेप्ट है जो कि इकोनॉमी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है GDP होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको आप सिंपल अल्फाज में समझते हैं तो एक कंट्री के अंदर पूरे साल के अंदर जो चीजें सेल होती हैं उसे GDP आप कह सकते हैं। जो पाकिस्तान की GDP है वो $410 बिलियन है, जबकि जो बांग्लादेश की $460 बिलियन है, मतलब हमारे से भी ज्यादा, और इंडिया की $4000 बिलियन है। 2025 में जो ग्लोबल GDP ग्रोथ थी वो 3.1% थी, जबकि पाकिस्तान ने लास्ट ईयर 3.6 की ग्रोथ दिखाई है। इसके अलावा चाइना ने 4.6 की, बांग्लादेश ने 4.7 की, और जबकि इंडिया ने 6.4% की ग्रोथ दिखाई है। GDP में जितनी ज्यादा ग्रोथ होगी तो उसका मतलब है कि उस कंट्री में इकोनॉमी भी उतनी तेजी से ग्रो कर रही है। तो ये एक कंट्री का इकोनॉमी का पॉजिटिव इंडिकेटर होता है अगर ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो। अब GDP बैंक पे कैसे इफेक्ट होती है, जितनी GDP ज्यादा होगी आपको पता है उस कंट्री की सेल ज्यादा हो रही है, तो इन रिटर्न वो पैसा बैंक्स में आएगा। नंबर 2 पे आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का आप मतलब समझा जाता है महंगाई। इसके आप आम अल्फाज में समझना होता है, ये समझ लीजिए कि पिछले साल मेरे घर की जो ग्रोसरी है वो एक मंथ की 10,000 रुपए की आ रही थी, जबकि इस साल वही ग्रोसरी 11,000 की आ रही है। तो जो सेम चीजों में 1,000 रुपए का डिफरेंस आया है वो इन्फ्लेशन है, मतलब 10% इन्फ्लेशन है। ग्लोबली जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 4.7% है, जबकि पाकिस्तान में हाईएस्ट 11% है, जबकि इंडिया और बांग्लादेश में ये 4% में, और जबकि चाइना में ये 1% के आसपास है। नंबर 3 पे आता है इंटरेस्ट रेट, जिसे आम अल्फाज में शरह सूद भी कहा जाता है। इसके अंदर यह है कि जब भी आपकी इन्फ्लेशन ज्यादा होती है तो इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा दिया जाता है। इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन का आपस में लिंक है। पाकिस्तान का जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो 11% है, जबकि बांग्लादेश का 10% है और इंडिया का 6% है। तो अब ये समझिए कि क्यों इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन आपस में लिंक है। जब भी किसी कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा होगी उसका मतलब ये है कि चीजों की डिमांड ज्यादा है
सप्लाई कम है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, इसलिए डिमांड ज्यादा है। उस पैसे को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है ताकि लोग जो लोन्स ले रहे हैं बैंक से वो भी एक्सपेंसिव हो, उसके अलावा जो ऑटो फाइनेंसिंग में पैसा जा रहे हैं वो भी एक्सपेंसिव हो, तो इसकी रिटर्न जो है डिमांड चीज़ों की कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो, जिससे क्या होगा इन रिटर्न आपकी चीज़ों की कॉस्ट कम आएगी। तो इंटरेस्ट रेट इस तरह ये मेजर फैक्टर है जो रोल प्ले करता है इन्फ्लेशन को कम करने में। लेकिन जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा उतना बैंक के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। पिछले 5 सालों में देखा जाए तो पाकिस्तान के जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक बड़ी ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। जहाँ पे इनके डिपॉजिट की बात की जाए तो 2021 में ये 17 ट्रिलियन थे सारे बैंक्स के, जो कि 2025 में ये 31 ट्रिलियन तक चले गए हैं। पाकिस्तान के ऊपर जो टोटल डेट है वो 80.5 ट्रिलियन है। इसमें से 70% जो डेट है वो डोमेस्टिक है और 30% डेट है वो एक्सटर्नल डेट है। अब जो ये डोमेस्टिक डेट है, इंटरेस्टिंगली ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बैंकों से लोन लिए हुए हैं जो 70% है। बैंक्स क्या करता है, बैंक्स डायरेक्टली पैसे तो गवर्नमेंट को नहीं देता, इन रिटर्न गवर्नमेंट से श्योरिटी लेता है। तो गवर्नमेंट उन्हें अपने इंस्ट्रूमेंट देती हैं जैसे PIBs, T-बिल, स्कूक वगैरह के, आप इसमें इन्वेस्ट करें और आपके पैसे भी सिक्योर रहेंगे और आपको प्रॉफिट भी मिलती रहेगी। आपको जान के हैरानी होगी कि 80.5 ट्रिलियन पाकिस्तान के ऊपर टोटल डेट है, जिसमें से जो 35 ट्रिलियन है वो खाली पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स का है। गवर्नमेंट क्या करती है कि वो इन बैंक्स को कहती है कि आप इन्वेस्ट करें। बैंकों ने 35 ट्रिलियन अपना PIBs में इन्वेस्ट कर दिया है। गवर्नमेंट उन्हें एनुअल रिटर्न भी देती है और जबकि एक टाइम के बाद, जिसे मेच्योरिटी कहते हैं, 15, 20, 10 साल के बाद उनकी ओरिजिनल अमाउंट को भी वापस करेगी। सेकंड पे आता है इजारा स्कूक। ये गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म बोरिंग इंस्ट्रूमेंट है जहां पे बैंकों ने 7 ट्रिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है। थर्ड पे आता है गवर्नमेंट के जो सर्टिफिकेट्स हैं, इसमें गवर्नमेंट डायरेक्ट कस्टमर से पैसा लेके इन रिटर्न उन्हें श्योरिटी के लिए कुछ सर्टिफिकेट देती हैं, जिसके अंदर हमारे पास डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है, बहबूद सेविंग है और दूसरी तरह के सर्टिफिकेट्स है। फोर्थ पे आता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, जो गवर्नमेंट को 1 साल से कम अरसे के अंदर या 1 साल के अंदर अंदर पे करना होता है। इसके अंदर बैंक्स ने 10 ट्रिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है और शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर जो मेन है वो T-बिल्स आते हैं, जिन्हें ट्रेजरी बिल भी कहते हैं। पाकिस्तान बैंक्स के टोटल एसेट्स की बात की जाए तो पिछले 5 सालों में ये डबल हुए हैं। 2021 में ये 29 ट्रिलियन थे जो कि आज की डेट पे 60 ट्रिलियन को क्रॉस कर रहे हैं। बैंकिंग एसेट्स का मतलब होता है कि जो भी बैंक के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, जो पैसे उन्होंने गवर्नमेंट को फाइनेंसिंग दी होती है, जो उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया होता है, जो उनके पास कैश मौजूद होता है या फिर कोई भी उनके पास दूसरी कहीं पे उन्होंने अदर इन्वेस्टमेंट कोई प्रॉपर्टी बाई की हुई है तो वो। अब बैंक कमाता कहाँ से है? बैंक्स जो है वो मेनली नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन से कमाता है, जिसे निम्स भी कहा जाता है। अगर आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया तो समझ लें आपको बैंकिंग सेक्टर का मेन कोर समझ में आ गया। तो बैंक नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन में ऐसे कमाते हैं कि मैं या आप जाएंगे बैंक के पास कि ये पैसे आप हमारे इन्वेस्ट करें। बैंक क्या करेगा, हमारे से बात करेगा कि जो काइबर रेट, मतलब जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है उससे -2% मैं आपको दूंगा। मतलब अगर कोई 11% है तो 9% मैं एनुअल जो रिटर्न आपको दूंगा। और इन रिटर्न बैंक के पास कोई दूसरा आता है पैसे लेने या फाइनेंसिंग में, बैंक कहता है कि 11% जो है ये इंटरेस्ट रेट चल रहा है, इसमें +2% करके मैं तुमसे ही पैसे लूंगा। तो बैंक हमें दे रहा है 9%, जबकि अगला जो बंदा फाइनेंस यहाँ पे कोई लोन लेने आया है उसे दे रहा है 13% पे। जो ये 4% है, तो ये 4% बैंक का असल में प्रॉफिट मार्जिन है। तो जो बैंक को कैटेगराइज किया जाता है वो बैंक के डिपॉजिट के अकॉर्डिंग किया जाता है। पहले नंबर 1 आता है एक्स्ट्रा लार्ज बैंक, जिसके अंदर ये है कि अगर आपके टोटल जो पाकिस्तान में बैंक के डिपॉजिट का 10% शेयर एक बैंक के पास या 10% से ज्यादा है तो उसे एक्स्ट्रा लार्ज बैंक्स में कंसीडर किया जाएगा। उसके अंदर हमारे पास UBL, HBL जिनका 14% शेयर है, के साथ नेशनल बैंक, ये 3 बैंक हमारे एक्स्ट्रा लार्ज बैंक्स में आते हैं जिनके 10% बैंकिंग डिपॉजिट से ज्यादा शेयर है। तो सेकंड पे आता है लार्ज बैंक्स। इसके अंदर ये होता है कि अगर आपके जो टोटल डिपॉजिट्स हैं पाकिस्तान के बैंक्स के, उसके 5 to 10% आपके पास हैं तो आपको लार्ज बैंक में रख दिया जाएगा, जिसमें हमारे पास मिजान बैंक जिसका 8.5% शेयर है, उसके साथ MCB, अलाइड, बैंक अल्फला वगैरह शामिल है। थर्ड पे आता है मीडियम साइज बैंक जिनका 2.5 से 5% बैंकिंग डिपॉजिट का शेयर है, उसमें हमारे पास फैसल बैंक और अस्करी बैंक वगैरह शामिल है। अब हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप एक बैंकिंग सेक्टर में देखे जाने इंपॉर्टेंट रेशोज और इंडिकेटर्स की, और मिजान बैंक कहाँ पे स्टैंड कर रहा है और जबकि इसके कंपेटिटर जिसके अंदर हम मेनली UBL और फैसल बैंक को लेंगे वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि लोगों का अक्सर यही सवाल आता है कि UBL क्या मिजान बैंक बन सकता है और क्या फैसल बैंक मिजान बैंक बन सकता है, क्या लॉन्ग टर्म के लिए UBL ज्यादा अच्छा है या मिजान बैंक ज्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले आते हैं डिपॉजिट्स। बैंक का जो सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल आप जिसे समझ लें
वो सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट होते हैं, मतलब लोगों के पैसे। तो मिजान बैंक के जो टोटल डिपॉजिट्स हैं वो 3.6 ट्रिलियन है, जबकि यूबीएल के 5.3 ट्रिलियन और जबकि फैसल बैंक के 1.3 ट्रिलियन है। तो सेकंड पे आता है कासा रेशो। कासा रेशो इज करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स, मतलब बैंक के पास जो टोटल अकाउंट्स हैं उनमें से करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स कितने हैं। ये जितने जिस बैंक के ज्यादा होंगे उतना बैंक के पास लिक्विड कैश होगा, जो कि वो फाइनेंस भी कर सकता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट भी कर सकता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी दे सकता है। तो मिजान बैंक का है 93%, जबकि यूबीएल का है 88% और फैसल बैंक का है 85%। और मार्केट शेयर अकॉर्डिंग टू डिपॉजिट्स उसमें यूबीएल हमारा लीड कर रहा है 14% पे, मिजान बैंक का 9.4 के आसपास है और जबकि फैसल बैंक का यही शेयर 3.5 के आसपास है। एडीआर का मतलब होता है कि बैंक्स ने जो टोटल डिपॉजिट्स का कितना हिस्सा एडवांसेस या लोन्स के फॉर्म में दिया हुआ है। तो मिजान बैंक का है 51%, यूबीएल 29%, जबकि फैसल बैंक 64%। उसके बाद आता है आईडीआर। आईडीआर होता है इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट रेशो, यानी मतलब टोटल डिपॉजिट का कितना हिस्सा इन्वेस्टमेंट्स में लगाया हुआ है। उसके अंदर मिजान बैंक जो है वो 78% टोटल डिपॉजिट्स का इन्होंने लगाया हुआ है, जबकि जो यूबीएल है उनका 192% है और जबकि फैसल बैंक का सिर्फ 47%। इसके बाद आता है एनपीएल, जिसे कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग लोन, कि बैंक्स ने कस्टमर को लोन दिया लेकिन कस्टमर उसे रीपे नहीं कर सका, यहाँ पर भी इंस्टॉलमेंट नहीं दे सका, तो उसे नॉन परफॉर्मिंग लोन कंसिडर किया जाता है। इसके अंदर मिजान बैंक का शेयर जो है वो बड़ा मैनर सा है 1.8%, यूबीएल का 7.5%, जबकि फैसल बैंक का 2.2% है। तो ये नॉन परफॉर्मिंग लोन जिस बैंक का जितना कम होगा उस बैंक के लिए ज्यादा उतना ही फायदेमंद हो। उसके बाद आता है कॉस्ट टू इनकम रेशो, कि बैंक 100 रुपए कमाने के लिए कितना खर्चा कर रहा है। तो मिजान बैंक का है 30%, जबकि यूबीएल का है 33% और जबकि फैसल बैंक का ये कॉस्ट इनकम रेशो 57% तक चली जाती है। उसके बाद आता है नॉन मार्कअप इनकम, मतलब जो भी इनको इनकम इनकी एनुअल चार्जेस, एटीएम कार्ड की फीस वगैरह से आती है वो इस कैटेगरी के अंदर कंसिडर की जाती है। इसके अंदर मिजान बैंक का जो शेयर है वो 12% है, मतलब इनकी टोटल इनकम का 12% इनको नॉन मार्कअप इनकम से आ रहा है, मतलब अदर सर्विसेज इनकम से। और उसके साथ यूबीएल का जो शेयर है वो 14% है, जबकि फैसल बैंक का जो शेयर है ये 30% है। इसके बाद आती है कार, जिसे कहते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, मतलब अगर बैंक को लॉस हो जाए तो उसके पास कितना सेफ्टी कैपिटल मौजूद है। तो ये यूबीएल का है 21%, मिजान बैंक का 19%, जबकि फैसल बैंक का 14% है। ये जितना ज्यादा होगा बैंक के लिए उतना फायदा होगा। और बैंक के अंदर एक और इंपॉर्टेंट रेशियो होती है जिसे प्राइस टू बुक वैल्यू कहते हैं। ये बताता है कि इन्वेस्टर बैंक की अकाउंटिंग वैल्यू के हर 1 रुपए के बदले में कितने रुपए दे रहा है। तो ये मिजान बैंक की 3.47 है, जबकि यूबीएल की 2.38 है और जबकि फैसल बैंक की 1.65 है। लेकिन खाली प्राइस टू बुक वैल्यू के ऊपर आपने किसी शेयर को जज नहीं करना, आपने उस कंपनी की फंडामेंटल्स भी देखने हैं कि फ्यूचर के अंदर वो कैसी ग्रोथ दिखाएगी और उसका फिर जो प्रोजेक्शन निकाल के उसके अंदर ऐड करनी है कि इसकी शेयर की प्राइस इतनी हो जाएगी और बुक वैल्यू ऐसे इंक्रीज कर रही है इस ट्रेंड में तो ये इतनी होगी, के अकॉर्डिंग आपने इन सब चीजों को देख। और जबकि प्राइस टू बुक वैल्यू सिर्फ एक इंडिकेटर। के बाद आता है आरओई रेशो, जिसे रिटर्न ऑन इक्विटी है, कि इन्वेस्टर ने जो 100 रुपए इन्वेस्ट किया है उसके रिटर्न में उन्हें ईयरली कितना मिल रहा है। तो मिजान बैंक की पूरे बैंकिंग सेक्टर में सबसे हाईएस्ट है 34%, यूबीएल की 26% है, जबकि फैसल बैंक की 24% है। मिजान बैंक की 365 शहरों में 1100 से ज्यादा ब्रांचेस मौजूद हैं और इनका जो नेटवर्क है वो हर ईयर बड़ी स्पीड से इंक्रीज भी हो रहा है। इसके साथ इनकी सब्सिडी में 2 इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं, जिसके अंदर अल मिजान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके अलावा दूसरी जो है वो मिजान एक्सचेंज कंपनी है। जो अल मिजान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है पाकिस्तान की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है, जिसके पास 750 बिलियन का फंड मौजूद है। और उसके जो कस्टमर्स की बात की जाए तो 5,50,000 से ज्यादा इनके पास कस्टमर मौजूद है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का मेन काम यह होता है कि कस्टमर से पैसे लेते हैं और फिर इन्हें डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। लाइक म्यूचुअल फंड की टाइप्स होती हैं, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क, दूसरी जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं इस पैसे को। और रोशन डिजिटल अकाउंट में भी जो मार्केट लीडर है इनफ्लो के अकॉर्डिंग वो मिजान बैंक है। रोशन डिजिटल अकाउंट होता है कि स्टेट बैंक पाकिस्तान ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि जो भी पाकिस्तानी फैमिलीज बाहर हैं वो पाकिस्तान आए बगैर पाकिस्तानी किसी बैंक में भी अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। तो पाकिस्तान में लास्ट ईयर जो मिजान बैंक के थ्रू इनफ्लो आया था वो $3.4 बिलियन से ज्यादा का था। अब लास्ट 5 ईयर हिस्टोरिकल डाटा की बात की जाए तो इनकी जो टोटल एसेट्स हैं वो पिछले 5 सालों में 15 ट्रिलियन से 48 ट्रिलियन तक चले गए हैं। इनका जो नेट स्प्रेड है वो 64 बिलियन से 2.5 ट्रिलियन तक चला गया है। इनके जो टोटल डिपॉजिट्स हैं वो 1.5 ट्रिलियन से 3.6 ट्रिलियन तक चले गए हैं, जबकि इनके प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स है नेट प्रॉफिट वो 36 बिलियन से 2024 में 100 बिलियन भी क्रॉस कर लिया था, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने क्लोज किया है 90 बिलियन के आसपास। और जबकि जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अगर हम 20 ईयर्स का कैलकुलेट करें तो जो मार्केट लीडर है वो हमें मिजान ही मिलेगा, जिसका 25% जो है 20 सालों का CAGR है, जबकि हमारा जो यूबीएल
15% पे और फैसल बैंक 10% के आसपास मौजूद है। तो ये थे वो इंपॉर्टेंट रेशोज और फैक्टर के जब भी आपने पाकिस्तान में किसी भी बैंक को पढ़ना चाहते हैं तो आपने इन इंडिकेटर्स, इन रेशोज के ऊपर उन्हें देख लेना। अगर आपको समझ आए तो आप उसमें इन्वेस्ट कर लें। और मिज़ान बैंक क्यों लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी पिक है, क्योंकि मिज़ान बैंक ने जो पीछे भी ग्रोथ दिखाई है वो भी बड़ी अच्छी है, और जो आगे जिस तरह ये अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं तो वो भी हमें बड़ी बेहतरीन नज़र आ रही है। इसके अलावा लोगों का जो ट्रस्ट है वो भी इस्लामिक बैंक के अंदर ज़्यादा आ गया है, जबकि कन्वेंशनल बैंक से, और दूसरे बैंक्स भी बड़ी जल्दी ट्राई कर रहे हैं कि वो इस्लामिक बैंक्स में कन्वर्ट हो, और कुछ बैंक्स जो हैं वो 30% 40% इस्लामिक बैंक्स में कन्वर्ट हो गए हैं। इस्लामिक विंडोज बढ़ रही है और बड़ी अच्छी एक वेव क्रिएट हो रही है। और बैंक के अंदर इन्वेस्ट करने का फायदा ये होता है कि इट्स काइंड ऑफ डिफेंसिव स्टॉक होते हैं। इकॉनमी ऊपर नीचे होने से बैंक के लिए कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती, और बैंक जो है वो रेगुलर जो है वो डिविडेंड भी देते हैं। मिज़ान बैंक ने जो लास्ट ईयर 7 रुपीज़ डिविडेंड है उसको इंक्रीज करके 7.5 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड कर दिया, जो कि एक बड़ी इन्वेस्टर के लिए अच्छी चीज़ है। तो लॉन्ग टर्म में जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपने अपने पोर्टफोलियो में हमेशा एक बैंक को लाजमी रखना है। डिसीजन आपका होगा, आप मिज़ान को रखें, यूबीएल को रखें, एचबीएल को रखें या फैसल बैंक को रखें। और अगर अभी तक आपने हमारे ब्रोकरेज उसमें अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो अभी अकाउंट ओपन करवा के आप मिज़ान बैंक के शेयर्स हमारे प्लेटफॉर्म से भी बाय कर सकते हैं, और पाकिस्तान के जो फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रोकरेज हाउस है उसका पार्ट बन सकते। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक सेक्टर और एक कंपनी के ब्रेकडाउन के साथ।